हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है इसके अंदर थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमारी पुरानी भी आएंगी, है ना। मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसके अंदर मोल निकालना, सिंपल सिर्फ जो मोल निकालने चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी निकाली थी। ठीक है, उसी से हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सी रिएक्शंस होती है। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें बताता है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, है ना। वहाँ पे अलग अलग लॉ पढ़े थे हम लोगों ने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस के टाइप्स, और रिएक्शन में क्या आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम वहाँ पे अटेन हो रहा होगा, वो क्यों हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, किस लिए हो रहा होगा, ये हमें चेक करना है। क्लियर। तो सबसे पहले है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है ना। तो सबसे फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप अगर देखो तो दो तरह की रिएक्शन आपको पढ़नी है। एक होगी रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, अगर मैं यहां से ए से बी कहीं जा रहा हूं तो बी से ए वापस आ सकूं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। जैसे मान लो आपको क्लोज कंटेनर बोल रहा हूं मैं यहां पर, अगर इसको ओपन कर दूंगा तो अलग हो जाएगा ये मामला। क्लोज कंटेनर में मैं ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो CaCO3 से CaO प्लस CO2, इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो कंटेनर क्लोज है, ये यहां पे सॉलिड रहता है, ये यहां पे सॉलिड रहता है, और ये यहां पर गैस रहता है। क्लियर। गैस के लिए हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं, अपवर्ड एरो। तो यहां पर ये साइन जो बता रहा है, ये वाला साइन कैसे पता करोगे कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इस वाले साइन से पता करोगे। ये वाला जो साइन है ये आपको बताएगा रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसी रिएक्शन को मैं ओपन कंटेनर में कर दूं, तो ये रिएक्शन फिर आप यहां पर रिवर्सिबल नहीं रहेगी, तो ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाकर खत्म हो जाएगी, इस तरीके से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रोडक्ट जो है वो गैस भी बन रहा है। यहां पर जो है एक प्रोडक्ट गैस भी बन रहा है। अगर गैस को मैंने बाहर निकाल दिया ओपन कंटेनर से तो फिर से आपको वो रिएक्टेंट नहीं मिलेगा। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर जो CO2 गैस बाहर निकल रही है वो कंटेनर में रहेगी, जबकि यहां से कंटेनर से बाहर निकल जाएगी। कंटेनर से एक बार चीज बाहर निकल गई तो वापस से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। किसमें? रिवर्सिबल में। और इरिवर्सिबल में नहीं चल सकती। क्लियर। अब जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इसी के अंदर हम एक और एग्जाम्पल की बात करूं, इसकी NH3 2NH3 से बनता है N2 प्लस 3H2। ये तीनों गैस हैं, तो यहां पर जो है ये रिएक्शन भी क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। कौन बताएगा? ये साइन बताएगा हमें। क्लियर। कोई भी रिएक्शन देखते कैसे पता लगा सकते हो रिवर्सिबल है रिवर्सिबल है, साइन से पता लगा सकते हो। ठीक है बच्चों। अब ओपन कंटेनर में जैसे मैंने करा कार्बन को बर्न, कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, कंबशन ऑफ कार्बन में यहां पर आपके पास बनने वाला है CO2 गैस, प्लस यहां पे क्या होने वाला है, हीट रिलीज होने वाली है। तो ऐसी रिएक्शन, अब यहां पे देखो कार्बन अगर जलेगा तो CO2 गैस बनेगी। अब CO2 गैस वापस से तो आप कार्बन नहीं बना सकते ना उससे, तो वो डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाने वाली तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगी, इरिवर्सिबल से। क्लियर। तो इस तरीके से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दो टाइप की रिएक्शन आपको देखनी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मान लो हम लोगों ने ये रिएक्शन करी CH3 COOH, ये वाली रिएक्शन। अब ये वाली रिएक्शन जो है ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है बच्चों, क्योंकि यहां पर जो है ये वीक एसिड है। ये क्या है? वीक एसिड है। और वीक एसिड का कभी भी 100% आयनाइजेशन नहीं होता, वीक एसिड का भी नहीं होता, वीक बेस का भी नहीं होता। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है।
क्लियर। लेकिन अगर मैंने बात करी, जैसे मैं बात कर रहा हूं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, तो अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन किया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन किया HCl प्लस NaOH, तो ये डायरेक्शन इसकी एक ही रहने वाली है, एक ही डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और रिएक्शन यहां पर खत्म हो जाएगी NaCl प्लस H2O बना के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर ये भी 100% आयनाइज होगा, ये भी 100% क्या होगा, आयनाइज होगा। 100% आयनाइज होने की वजह से पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहां पर और रिएक्शन खत्म हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से दो हम लोगों को यहां पर देखने हैं टाइप्स, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल। इसके बाद एक और टाइप आता है रिएक्शन का, एक और टाइप आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कि रिएक्शन हम लोगों को मिल सकती है केमिकल और फिजिकल। दो तरह की रिएक्शन हमें और मिल सकती है, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जिनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो, और फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो। दोनों ही जगह पे क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम आ सकता है। क्लियर। जैसे मान लो मैंने ये रिएक्शन लिखी N2O4 से 2NO2, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये गैस है, ये भी गैस है, और जबकि इसमें अगर आप देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2O लिक्विड से H2O गैस, तो यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही है H2O, लेकिन फेस चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेस चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर सिर्फ क्या हो, फेस चेंज हो, फेस चेंज हो, उनको हम लोग बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल चेंज, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। और जहां पर यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहे हैं, तो ये ऐसी कंडीशन में होंगे कि यहां पर जो ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। ऐसी जहां पर भी इक्विलिब्रियम आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब देखो यहां पे ये अलग है, रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग है, फेस एक ही है, फेस अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जब भी रिएक्शन होगी तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे तो सिर्फ क्या हो रहा है, हम लोग एनर्जी देंगे और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। फेस चेंज होगी सिर्फ, तो इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे और इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगला जो टाइप आएगा, अगला जो टाइप है रिएक्शन का, वो है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये दो टाइप हमें और पढ़ने। देखो इसके अंदर कैसा होगा, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन आपको दी हुई है और रिएक्शन में सभी के सभी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, अब यहां पे मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट को दोनों को एक ही नाम से बोलूंगा, रिएजेंट से। ठीक है, किससे बोलूंगा, रिएजेंट्स। इफ ऑल रिएजेंट्स, इफ ईच रिएजेंट्स आर इन सेम फेज in the reaction, then the reaction known as homogeneous reaction and the equilibrium known as homogeneous equilibrium. क्लियर। अगर सभी के फेस सेम होने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 से 2NH3, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। यहां पर सभी के फेस जो है
ये सेम है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ, है ना, सभी के फेस यहां पर सेम है, इनको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। क्लियर। और हेट्रोजीनियस में कौन से आएंगे? इफ रिएजेंट्स आर इन डिफरेंट फेस, इन केमिकल रिएक्शन, अगर किसमें वो डिफरेंट फेस में है, उनके जो फेस हैं, स्टेट्स जो है वो अलग अलग हैं, तब वो उनको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस रिएक्शन। और उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम आएगा वो होगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अगर हम लोग देखें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप देखो क्लोज कंटेनर में, तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। क्लोज कंटेनर बोला है मैंने, ठीक है। गैस, सॉरी, ये आपके पास में होगा सॉलिड, ये होगा सॉलिड और ये होगा गैस। तो आप ध्यान से देखो तो दो रिएजेंट यहां पर जो हैं वो सॉलिड है और एक क्या है? गैस है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस, और जो इक्विलिब्रियम यहां पे आएगा उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों के लिए हम लोग डेरिवेशंस भी करेंगे, होमोजीनियस के लिए और हेट्रोजीनियस के लिए क्वेश्चंस भी करेंगे अलग अलग। क्लियर। तो दो तरीके के टाइप ये हो गए। अब एक और टाइप आता है, एक और टाइप ऑफ रिएक्शन आता है, और इसका जो मोस्ट एप्लीकेशंस हैं वो आपके पास में है 12th क्लास में, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जब 12th क्लास में चैप्टर आएगा उसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं कि हम लोग यहां पर दो तरह की रिएक्शन यहां पे देख रहे हैं, वो तीन तरह की देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे दो तरह की रिएक्शन में देख रहा हूं, एक तो बहुत फास्ट रिएक्शन और दूसरा बहुत स्लो रिएक्शन। 12th में एक और आ जाएगी बीच में मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर। फास्ट रिएक्शन जैसे जो बहुत ही कम टाइम में विद इन अ सेकेंड हो जाए, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी एसिड बेस की, HCl प्लस NaOH करके। तो ऐसी रिएक्शन जो विद इन अ सेकेंड हो जाए, ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जिनको होने में महीनों लग जाए उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इनको होने में बहुत साल लग जाएंगे, है ना, महीनों लग जाते हैं रस्ट होने में, तो वो होगी स्लो रिएक्शन। ये क्या होगी आपके पास में? फास्ट रिएक्शन। बीच में एक और आ जाएगी मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे कैटलिस्ट के थ्रू जो रिएक्शंस होती हैं वो हम लोग मॉडरेट रिएक्शन में लिखते हैं ज्यादातर, लेकिन हर कोई नहीं होती है ना। अगला पॉइंट है, तो ये था हमारे पास में फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ये सारे टाइप्स थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहचानोगे कैसे इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, पहचानोगे कैसे इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम को पहचानने के लिए, टू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम वी हैव टू पुट सम पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम। कैसे पहचानोगे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ रहा है? मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि जो रिवर्सेबल रिएक्शन है वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी, ऐसे कभी भी नहीं बोला। लेकिन इरिवर्सेबल तो कभी नहीं करेगी, ये बोल रहा हूं मैं। इरिवर्सेबल रिएक्शन जो है कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगी, लेकिन जो रिवर्सेबल है वो इक्विलिब्रियम अटेंड भी कर सकती है, इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं भी कर सकती है। इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए उनको कुछ समय तक या फिर बहुत देर तक एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे जाना होता है। क्लियर। कुछ ना कुछ वहां पे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है किसी पॉइंट पे आके मिले और गायब। ठीक है, किसके? रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कंसंट्रेशन है कम से कम वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कंसंट्रेशन नहीं हो तो उनका कलर कांस्टेंट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई फैक्टर तो कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं है वो थोड़ी देर के लिए मिले और फिर अलग हो जाए, फिर कोई कांस्टेंट ही नहीं है, उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। उसको रिवर्सेबल जरूर बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे आके वो एक्सचेंज हो गए हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। क्लियर। तो टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है कि मान लो N2O4 से ये रिएक्शन जा रही है NO2 में।
2NO2। और ये रिएक्शन जो है ये एक बंद कंटेनर में हो रही है। क्लियर? अब मुझे पहचानना है यहां पर जो है इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग एक पॉइंट यहां पे लिखेंगे कि ये जो N2O4 है ये एक तरह की कलरलेस गैस है बच्चों, और जो NO2 है ये एक तरीके की ब्राउन गैस होती है। ये एक तरीके की ब्राउन गैस होती है। तो जब कंटेनर, इनिशियली कंटेनर की बात करूं तो इनिशियली कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इनिशियली जब रिएक्टेंट है तो N2O4 या N2O4 है। कंटेनर पूरी की तरह पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई देने वाला है, कलरलेस दिखाई देने वाला है। ठीक है, कलर होगा ही नहीं वहां पे, बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट है ना, जैसे पानी के अंदर देख सकते हो आप, बिल्कुल वैसा दिखेगा, कलरलेस। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये यहां से टाइम के साथ साथ धीरे धीरे यहां से कलर N2O4 डिसोशिएट होना स्टार्ट होंगे और क्या बनना स्टार्ट होगा मेरे पास में NO2, यहां से NO2 बनना स्टार्ट होगा। तो होगा क्या कि टेस्ट ट्यूब जो कंटेनर आपने लिया है उसके अंदर हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। टाइम के साथ साथ वहां पे ब्राउन स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे, हल्का ब्राउन, फिर थोड़ा सा और ब्राउन, फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ कलर मतलब ब्राउन कलर, इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर विल बी कांस्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप कितना भी वहां से रिएक्शन कराओ वहां से ब्राउन कलर की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। इसका मतलब यह हो गया है कि यहां पर इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। क्लियर? लेकिन हो सकता है कि हर गैस में कलर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने ये ले लिया CO से CO2, अब यहां पर होगा कि ये दोनों जो गैस हैं ये दोनों ही कलरलेस हैं। तो भाई इस रिएक्शन में आपको कैसे पता पड़ेगा, है ना, इस रिएक्शन में आपको कैसे पता पड़ेगा कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। यहां तो हम लोगों ने पता कर लिया कलर देख के, ठीक है। थ्योरेटिकली हम लोग पता कर सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं, इंटेंसिटी यहां पर कांस्टेंट हो गई है, इस वजह से क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। लेकिन ऐसी रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या हो, कलरलेस हो, तो फिर इसलिए फिर हम लोगों को कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट must be constant, कि कंसंट्रेशन जो है रिएजेंट की, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जानी चाहिए, कांस्टेंट हो जानी चाहिए। कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं यहां पे, इस वर्ड को ध्यान रखना, आगे जाके काम आएगा। दूसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो यहां पे और क्या होना चाहिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the backward reaction, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, तो यहां पे मैं ध्यान रखना, इक्वल बोल रहा हूं इसको, इट शुड बी इक्वल, होनी ही चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अच्छा ये बताओ कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया है ना, तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी, रिएक्शन कभी रुकेगी नहीं। बस हो क्या रहा है कि दोनों चीजें अब कांस्टेंट हो गई हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई, लेकिन चल जरूर रही है। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज डायनामिक, एट इक्विलिब्रियम
रिएक्शन इज डायनामिक। ये सारे जो है प्रॉपर्टीज है इक्विलिब्रियम की, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, उसमें हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन दोनों तरीके से हो रही है। रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बन जाएंगे और जो रिएक्टेंट है फॉरवर्ड प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डायरेक्शन में हम लोग वहां पर इक्विलिब्रियम भी अटेंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। दोनों ही डायरेक्शन से हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है, फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इनके ग्राफ। ग्राफ से कैसे पता कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें ग्राफ किस टाइप के आते हैं, ग्राफ की बात करते हैं इसके अंदर। तो ग्राफ दो तरह के होंगे बच्चों। यहां पे मैं यहां पे ग्राफ ए बना रहा हूं, और ग्राफ ए जो बना रहा हूं मैं बना रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में देखो ग्राफ कैसे होंगे यहां पे। सबसे पहला ग्राफ ये रहा, इसमें मैंने यहां पे ले लिया कंसंट्रेशन और यहां पे ले लिया टाइम। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कोई रिएक्शन ये दी हुई है ए से बी, तो अगर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। याद करो आप, हम लोगों ने गैस स्टेट में देखा हुआ इस ग्राफ को, ठीक है, बॉयल्स लॉ में देखा है। ग्राफ जो है इस तरीके का बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ जो ए है इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो अगर कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, इस रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो इस तरीके से कम होती जाएगी, इस तरीके से। और ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी किसकी, बी की। तो ये मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूं ए के लिए और ये कंसंट्रेशन लिख रहा हूं बी के लिए। एक टाइम आएगा जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट ऐसे चलती रहेगी इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट आएगा यहां पर, ये आएगा इक्विलिब्रियम का, जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? अब इसका एक और ग्राफ बन सकता है यहां पर, देखो ये वाला, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम, ये ग्राफ भी बन सकता है यहां पर। ये ए की कंसंट्रेशन है जो टाइम के साथ खत्म होती जा रही है, ये बी की कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। और एक पॉइंट आएगा जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा ग्राफ एक और है, कि मान लो आपके पास में ये कंसंट्रेशन है, सॉरी ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, और इस टाइप का कोई ग्राफ बन रहा है। देखो तो ये टाइम के साथ में ए की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और इस जगह पर क्या आ गया, यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। अब तीनों ग्राफ में कोई ना कोई डिफरेंस है यहां पर, इन दोनों ग्राफ और इस ग्राफ में एक डिफरेंस है। यहां पर ये कांस्टेंट हो रही है, देखो कांस्टेंट, यहां पर भी ये कांस्टेंट हो रही है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट के साथ साथ इक्वल भी हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी आर कांस्टेंट, तो यहां पे सिर्फ कांस्टेंट हो रही है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो रही।
लेकिन यहां पर ये साइन जो बता रहा है आपका एक साथ चल रही है, अब देखो यहां पे मतलब दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये हमारा एडवांटेज है ना। अलग से हमें तो क्या चाहिए था, कंसंट्रेशन कांस्टेंट चाहिए थी, बराबर भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों में सिर्फ क्या है, कांस्टेंट। ये ग्राफ में दोनों में और इसमें ग्राफ में डिफरेंस। अब ये डिफरेंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा सेकंड ग्राफ आने वाला है, सेकंड ग्राफ 2, ग्राफ बी लिख रहा हूं मैं इसको, वो आएगा रेट वर्सेस टाइम के बीच में। तो रेट वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये लिया है मैंने दो ग्राफ, ये है रेट, ये है टाइम, ये है रेट, ये है टाइम। क्लियर? तो देखो एक ग्राफ तो ये बन रहा है यहां पे बिल्कुल, और एक ग्राफ में बना रहा हूं इस तरीके से। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको मैं बोल रहा हूं आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोल रहा हूं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन तो धीरे धीरे कम होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगी। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बढ़ेंगे ना पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर इस जगह पर आर एफ एंड आर बी, आर कांस्टेंट है ओनली, जबकि यहां पर अगर आप देखो तो ये है आर एफ बराबर आर बी। और अगर आपको पता हो ध्यान से कि हम लोगों ने जो कंडीशन लिखी है, देखो मैं बता रहा हूं आपको कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्वल होने चाहिए, कांस्टेंट से काम नहीं चलेगा। तो ये जो यहां पर है ये इक्वल है, जबकि यहां पर क्या है, कांस्टेंट। तो रेट के लिए ये ग्राफ एप्लीकेबल नहीं है, ये ग्राफ एप्लीकेबल, जबकि कंसंट्रेशन के लिए तीनों ग्राफ ही एप्लीकेबल है। यहां पे एडवांटेज क्या हो गया है कि ये इक्वल भी हो गए, कोई फायदा, हमें तो फायदा मिल गया उससे। क्लियर? लेकिन इक्वल कांस्टेंट चीज होना और इक्वल होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? कांस्टेंट होना और इक्वल होना अलग अलग चीजें दोनों, ये समझाने की कोशिश की गई है यहां पे। क्लियर? यहां पर कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट के साथ इक्वल भी है, लेकिन यहां पर हम लोगों का यहां पे कांस्टेंट से काम नहीं चलेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होना ही चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग यहां पर रखते हैं और कल फिर मिलते हैं इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ में। थैंक यू वेरी मच।